एशिया कप के लिए इंडियन टीम का अनाउंसमेंट हो चुका है और 15 मेंबर स्क्वाड में दो ऐसे नाम जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा डिबेट छिड़ी हुई है कि इनको जगह क्यों नहीं मिल पाई इस 15 मेंबर स्क्वाड के अंदर, और वो प्लेयर्स हैं यशस्वी जायसवाल और साथ में श्रेयस अय्यर। वेलकम टू माय चैनल इट्स क्रिकेट इन्फो। और आज हम बात करेंगे जो 15 मेंबर स्क्वाड अनाउंस किया गया है बीसीसीआई की तरफ से और जो आपकी सिलेक्शन कमेटी है उनकी तरफ से, उसमें दो ऐसे प्लेयर्स जिनको कहीं ना कहीं इस स्क्वाड में जगह मिलनी चाहिए थी लेकिन वो नहीं मिल पाई है। और सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी जो हुई है वो कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर के साथ हुई है। जो इनजस्टिस कहते हैं इंग्लिश में एक वर्ड, मतलब नाइंसाफ़ी, वो होती हुई फिलहाल नज़र आ रही है श्रेयस अय्यर के साथ। क्योंकि एज अ प्लेयर देखे, एज अ बैट्समैन देखे, एज अ कैप्टन देखे, हर तौर पे वो खड़े उतरे हैं, हर एक चीज़ पे खड़े उतरे हैं। और पिछले 2 सालों में दो अलग अलग फ्रेंचाइजियों को, दो अलग टीम ऑफ ग्रुप को, दो अलग तरीके की कोर को 2 फाइनल्स खिलाना बहुत बड़ी बात होती है। और आईपीएल जैसे इतने हाई प्रेशर टूर्नामेंट में, और लगभग दूसरा फाइनल भी वो जीत जाते, लेकिन कुछ ऐसी गलतियाँ हुई जिनकी वजह से नहीं जीत पाए। लेकिन एक फाइनल तो जीता है और एक में रनर अप रहे हैं, तो ये मायने रखता है, ये सारी अचीवमेंट्स मायने रखती है आपकी। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं है गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर के बीच में, क्योंकि इतना इग्नोर तो नहीं किया जा सकता किसी प्लेयर को अगर कुछ दिक्कत ना हो रखी हो तो। क्योंकि अगर आप देखें तो जब से केकेआर चैंपियन बनी है पिछले साल, उसके बाद से गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर के बीच में हालात ठीक नहीं है। मतलब कुछ तो आपसी लड़ाई है जिस वजह से उनका पत्ता कट गया है। और कहीं ना कहीं ये भी नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो शुभमन गिल को वाइस कैप्टन के तौर पे लाया गया है, इनकी एक सोच ये नज़र आ रही है कि आगे जाके तीनों फॉर्मेट्स के कैप्टन आपके शुभमन गिल होने वाले हैं, चाहे आप किसी भी फॉर्मेट की बात करें। और ये भी नज़र आ रहा है कि श्रेयस अय्यर वनडे क्रिकेट में फ़िलहाल अभी एक्टिव है, जहाँ पे वो खेलते हुए नज़र आते हैं। तो हो सकता है कि जब तक रोहित शर्मा एज अ कैप्टन वहाँ पे खेल रहे हैं तब तक ही उनके लिए खिड़कियाँ खुली हैं। जैसे ही रोहित शर्मा रिटायर होंगे और शुभमन गिल को कप्तान बनाया जाएगा, अगर हालात कुछ इसी तरीके के रहे जैसे कि अभी फ़िलहाल नज़र आ रहे हैं, तो श्रेयस अय्यर का पत्ता हो सकता है कि वनडे क्रिकेट से भी कटता हुआ नज़र आएगा। और एक ऐसा प्लेयर जो कि लगभग आपके तीनों फॉर्मेट्स में पहली बात तो होना चाहिए था, और दूसरी बात किसी एक फॉर्मेट में उसको कैप्टन भी होना चाहिए था, एज अ कैप्टन भी वो खेलना चाहिए था वो प्लेयर, और उसको आपने टीम में जगह नहीं दी है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ हो जाती है। दूसरी बात, एक चीज़ देखने लायक कि जब से गौतम गंभीर एज अ कोच आए हैं इंडियन क्रिकेट की T20 में, आपने कहीं ना कहीं जो गेम है उसको रीडिफाइन किया है। और इस टीम मैनेजमेंट ने T20 गेम को पूरी तरीके से रीडिफाइन किया है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं, कोई शंको शोभा वाली बात नहीं है कि रीडिफाइन किया गया है T20 क्रिकेट को, इंडियन क्रिकेट की अगर बात करें तो। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें ना, तीनों फॉर्मेट्स में से एक फॉर्मेट जो आप कहेंगे कि जहाँ पे इंडियन टीम इतने प्लेयर्स भरे पड़े हैं कि आप बी टीम भी अगर खड़ी कर देंगे ना तो वो भी आपकी ए टीम को हराने का दमखम रखती है। और एक फॉर्मेट ऐसा है जो कि है T20, जहाँ पे आपकी ताकत, आपकी स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। इतने प्लेयर्स हैं कि आप जितनी मर्जी उतनी टीम्स आप खड़ी कर सकते हैं। हाँ, आपका स्ट्रगल चल रहा है टेस्ट क्रिकेट में, वो बात समझ में आती है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में आपको कहीं ना कहीं प्लेयर्स ढूंढने पड़ रहे हैं, प्लेयर्स आप ढूंढ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वनडे क्रिकेट भी आप सेटल नज़र आ रहे हैं। लेकिन T20 का ऐसा फॉर्मेट है ना जहाँ पे आप 2 टीम्स खड़ी कर सकते हैं, 2 क्या 3 टीम्स भी खड़ी कर सकते हैं, इतना लंबा कोर ऑफ ग्रुप नज़र आ रहा है फिलहाल तो अभी इंडियन टीम का। अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे जिनके नामों के ऊपर चर्चा चल रही थी पिछले कुछ दिनों से कि किसको टीम में मौका मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। फाइनली आज उस पर पूर्ण विराम एक तरीके से लग चुका है, एक तरीके से फुल स्टॉप लगा दिया गया है। और कहीं ना कहीं अब जो एशिया कप होगा वो होगा यूएई की कंडीशंस में। और जिस तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी खेली गई थी इसी साल, वहाँ पे आप देखिए कि किस तरीके के हालात थे। तो वहाँ पे पिचेस जो होंगी इतनी भी आसान नहीं होंगी, मतलब फ्लैट ट्रैक आपको नहीं मिलने वाले। और इसी वजह से अगर आप इस टीम में देखें तो शुभमन गिल जैसा प्लेयर चाहिए था, जो कि लग रहा था कि श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल में से कोई एक ही आएगा इस 15 नंबर स्क्वाड में। और वही हुआ कि शुभमन गिल एज अ वाइस कैप्टन आ गए हैं और डायरेक्ट एंट्री मारी उन्होंने वाइस कैप्टन के तौर पे, जो कि पिछले सीरीज़ में थे अक्षर पटेल, यानी कि अक्षर पटेल को भी डिमोशन दे दिया गया है। इसका मतलब ये दिखाता है कि थिंक टैंक ये दिखा रही है इस मैनेजमेंट की कि आगे फ्यूचर में एज अ कैप्टन देख रहे हैं तीनों फॉर्मेट के अंदर गिल को। तो इसी वजह से आपने वाइस कैप्टन बनाया है। ये इसका मतलब गिल का स्लॉट जो होगा ओपनिंग स्लॉट ही होगा। और इसका मतलब एक चीज़ और नज़र आ रही है कि जो आपके सेकंड विकेट कीपर थे जितेश शर्मा, जो कि जिनको आपने सेलेक्ट किया है, वो हो सकता है कि आपके फर्स्ट विकेट कीपर भी हो सकते हैं और प्लेइंग 11 में भी खेल सकते हैं संजू से पहले, क्योंकि संजू ओपन कर रहे थे, संजू सैमसन पिछले सीरीज़ तक।
और उनका भी कंफर्म था कि वो ओपनिंग ही करेंगे। लेकिन जैसे ही हालात बदले हैं और वाइस कैप्टन के तौर पे शुभमन गिल की एंट्री हुई है इस 15 नंबर स्क्वाड में, देखिए सिनेरियो कैसे चेंज होता है। संजू सैमसन को लग रहा है कि अब बेंच पे ना बैठना पड़ जाए और जितेश शर्मा आप 5 या 6 नंबर पे हो सकता है कि उनको खेलना पड़ जाए और खिलाते हुए आप नज़र आ जाए, क्योंकि एज अ वाइस कैप्टन आप शुभमन गिल को ओपनिंग ही करवाना चाहेंगे, क्योंकि 3 नंबर उनको शायद उतना सूट ना करे। और जितनी भी सक्सेस उन्हें मिली है आईपीएल के अंदर वो एज अ ओपनर मिली है, एज अ टॉप ऑर्डर बैट्समैन मिली है, तो आप यही चाहेंगे शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा हो सकते हैं कि मोस्ट लाइकली ओपन करते हुए नज़र आ सकते हैं। और क्योंकि आपने ये देखा है कि इस टीम के अंदर, इस कोर ऑफ ग्रुप के अंदर जितने प्लेयर्स हैं ना, सब तड़ी दे के खेलने वाले हैं। चाहे आप अभिषेक शर्मा की बात करें, चाहे आप तिलक वर्मा की बात करें, चाहे आप सूर्य कुमार यादव की बात करें, चाहे आप हार्दिक पांड्या की बात करें। ऊपर से अगर अभिषेक शर्मा मान लीजिए पहले 6 ओवर खड़े रह गए ना, उन 6 ओवर में उन्होंने कम से कम 20 से 22 गेंदें भी खेली, तो उधेड़ के रख देंगे, एकदम ख़त्म करके रख देंगे सामने वाली टीम को। अभिषेक शर्मा एक ऐसा प्लेयर है जो कि इतना एग्रेसिवनेस से खेलता है, इतना डिस्ट्रक्टिव हो सकता है कि वो हो सकता है कि सामने वाली टीम को गेम से ही आउट कर दे। और इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि इस टीम में शुभमन गिल जैसा एक प्लेयर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, या फिर श्रेयस अय्यर जैसा। और इसी वजह से, ताकि आपका कोलैप्स जब भी अगर हो जाए और वैसा प्लेयर आपके पास है जो कि मैच का जो मोमेंटम है वो थोड़ा सा स्लो कर सकता है और मैच अपनी तरफ खींचने का दम रखता है, तो वो काम शुभमन गिल कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अगर अभिषेक शर्मा 190 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं तो शुभमन गिल का भी 180 170 के स्ट्राइक रेट से खेलना ज़रूरी है। शुभमन गिल अगर 135 या 140 के स्ट्राइक रेट से भी खेलेंगे ना, लेकिन अगर इम्पैक्ट होगा उस पारी का तो वो वैल्यू अलग लेवल की हो जाती है। आप किसी दिन पर हो सकता है कि डिमांड हो जाए कि 170 वाली स्ट्राइक रेट से क्यों नहीं खेले, हाँ इस मैच में खेलना चाहिए था। लेकिन किसी पर्टिकुलर मैच में अगर मान लीजिए मैच फंस गया और वहाँ पे आपकी एकदम से 3-4 विकेटें चली गई और शुभमन गिल एक एंड पे खड़े हैं, और फिर आप ये सोचेंगे, ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वहाँ से शुभमन गिल 135-40 के स्ट्राइक रेट से खेले लेकिन टीम को संभाल ले, तो वो वाला काम शुभमन गिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो यही चीज़ डिफरेंस होता है T20 में, और हर टीम यही सोच से आती है कि कम से कम एक बैट्समैन तो ऐसा हो जो कि रुक के खेले, और रुकने वाला काम शुभमन गिल का होगा इस टीम में, मेरे को जो लगता है। और बाकी सारे जो है वो अपने अंदाज में खेलेंगे तड़ी देके, और यही होना भी चाहिए। लेकिन अगर आप ये देखें कि इंडिया और पाकिस्तान, जो कि लग रहा है कि अब फाइनली हो सकता है कि एशिया कप में बाइकआउट ना किया जाए, क्योंकि इतने दिनों से माहौल चल रहा था लेकिन अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, अभी तक कोई उतना वो नहीं आया बीसीसीआई की तरफ से। तो हो सकता है कि अब फाइनली एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान का मैच हो और उस मैच में इंडिया के प्लेयर्स के ऊपर कुछ ज़्यादा प्रेशर होगा। मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि ना आपके पास रोहित शर्मा है, ना आपके पास विराट कोहली है, और हर बार आप देखिए हर एक मैच में, हर एक सिंगल मैच में जब भी पाकिस्तान की टीम सामने आई है, चाहे वो 2020 का फॉर्मेट हो, चाहे 50-50 का फॉर्मेट हो, हर जगह पे ये दो में से कोई एक प्लेयर आपके लिए खड़ा हुआ है। इस बार दो में से कोई नहीं होगा, तो जो प्रेशर हैंडल करना होगा इंडियन टीम को बेहतर तरीके से करना होगा। हाँ, अगर आप देखें तो पाकिस्तान की टीम के पास भी एक्सपीरियंस नहीं है, उनके प्लेयर्स के पास भी हमारे खिलाफ खेलने का कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। और आप देखें तो शाहिनशाह अफरीदी एक नाम जो कि खेल रखे हैं, उसके बाद हारिस रऊफ, उसके बाद फ़ाकर जमान, ये 2-3 प्लेयर्स हैं उनके पास जो कि खेल चुके हैं, बाकी सारे उनके भी नए प्लेयर्स होंगे। तो प्रेशर दोनों टीमों के ऊपर होगा। लेकिन एक चीज़ जो होगा ना, जो उम्मीदों का बोझ होगा, जो एक्सपेक्टेशन का बोझ होगा, वो इंडियन टीम के ऊपर ज़्यादा होगा, वो इंडियन टीम के ऊपर ज़्यादा तरीके से होगा। क्योंकि अगर आप देखें तो उनके पास, पाकिस्तानी टीम के पास ये तो होगा कि उनको दुनिया पहले से ही कह रही है कि कोई टक्कर नहीं है, कहीं से कोई टक्कर नज़र नहीं आ रहा, यानी कि उसका मतलब नथिंग टू लूज़ वाला उनके पास एक ऑप्शन खुल जाता है। उनके पास हारने के लिए कुछ नहीं होगा, आपके पास पाने के लिए बहुत कुछ होगा। तो ये एक चीज़ हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, अगर कहीं मैच ऊपर नीचे हो गया, जैसे कि 2024 के T20 वर्ल्ड कप में हो गया था, तो बुमराह ने उस तरीके का स्पेल डाल दिया कि 6 रनों से आप मैच जीत गए। लेकिन अगर वैसे ही कुछ हो जाता है तो उसी चीज़ का तो डर है जिसकी वजह से आप बुमराह को ले जा रहे हैं। नहीं तो बुमराह को एशिया कप में रेस्ट देना चाहिए था। सभी लोगों की यही डिमांड थी, सब यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एशिया कप में बुमराह नहीं होंगे, उनको रेस्ट दिया जाएगा, वर्ल्ड कप के लिए फ्रेश रखा जाएगा। लेकिन उनको एशिया कप खिलाया जा रहा है। अब ये देखना होगा कि जो जसप्रीत बुमराह को आपने एशिया कप खिलाने का फैसला किया है वो कितना सही निकलता है, क्योंकि सही तो निकलेगा लेकिन क्या मैच फंसेगा? मेरे हिसाब से मैच फंसना नहीं चाहिए, मैच वन साइडेड इंडिया को जीतना चाहिए। जिस तरीके की बैलेंस नज़र आ रही है इस टीम के अंदर, आपने देखिए बॉलिंग में किसको खिलाया, आपने खिलाया वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, जसप्रीत बुमराह, मतलब बॉलिंग तो आपकी ऐसी है। और मैं चाहूँगा
कि 7 नंबर तक आप बैटिंग रखें, 8वें नंबर की ज़रूरत ना पड़े। अगर 8 नंबर तक आप बैटिंग रखेंगे तो आप अपने एक विकेट टेकिंग बॉलर को बाहर बिठा देंगे, फिर से वही चीज़ हो जाएगी। और विकेट टेकिंग बॉलर T20 फॉर्मेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आप देखिए तो 7 नंबर तक आपकी टीम लगभग क्लियर हो जाएगी। 6 पे आप मैं चाहूँगा कि जितेश शर्मा और हार्दिक पांड्या में से कोई एक खेले। 5 पे मतलब ऊपर नीचे कर ले 5 और 6। उसके बाद 7 नंबर पे कहीं ना कहीं अक्षर पटेल के साथ जाना चाहिए आपको। और 8, 9, 10, 11, हाँ टेल काफ़ी लंबी हो जाएगी। लेकिन अगर आप देखें तो कुलदीप, वरुण, अर्शदीप और बुमराह ये चारों अगर एक ही साथ खेलते हैं ना तो उससे ज़्यादा डेडली कॉम्बिनेशन आपकी बॉलिंग में कुछ नहीं होगा। प्लस हार्दिक पांड्या, ये भी याद रखिए, मतलब ये ऐसी बॉलिंग हो जाएगी ना, मान लीजिए आपने किसी मैच में मैं कहता हूँ 140 145 भी बनाए, आप हद से ज़्यादा कोलैप्स भी कर गए, लेकिन जिस तरीके की इंटेंट से आप पिछले कुछ दिनों से खेल रहे हैं ना, साल 1.5 साल से, मतलब जब से वर्ल्ड कप आप जीते हैं तब से, तो आप कम से कम 145 तो बना ही देंगे उस इंटेंट से। अगर आप खेलें तो 145 140 भी अगर आप बनाए हैं ना तो आपकी जो बॉलिंग होगी ना, बुमराह, अर्शदीप, वरुण, कुलदीप प्लस हार्दिक, ये ऐसी बॉलिंग होगी जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि 140 भी हम डिफेंड कर लेंगे। 190 95 200 बना दिए, फिर तो मान लीजिए कि आप सामने वाली टीमों को 120 पे ऑल आउट कर देंगे। अगर आपकी पहली बॉलिंग आ गई तब तो वही रिजल्ट होगा कि बोरिंग मैच हो जाएगा। 130 35 ऑल आउट, 120 पे ऑल आउट सामने वाली टीम हो जाएगी। और एशिया में ये याद रखिए कि सेकंड नंबर की जो सबसे बड़ी टीम फिलहाल आज की डेट में है वो अफगानिस्तान है, ना कि पाकिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान फेवरेट्स है फाइनल खेलने के लिए इस एशिया कप में, इंडिया के अलावा दूसरी टीम की अगर आप बात करेंगे तो। क्योंकि सबसे कम चांस इस एशिया कप में जो दिया जा रहा है वो पाकिस्तानी टीम को दिया जा रहा है। अब कुल मिला के चीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नज़र आ रही है। अब जैसे जैसे खबरें आती जाएंगी ये भी देखना होगा कि क्या कोई और एडिशन इस स्क्वाड में किया जाता है, क्या किसी प्लेयर को निगल होने की वजह से बाहर निकाला जाता है या फिर कोई और अंदर आता है, इस पर भी नजरें रहेंगी, क्योंकि अभी भी काफ़ी दिन पड़े हुए हैं एशिया कप स्टार्ट होने में। तो कुल मिला के चीज़ें इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है ना कि किसी भी प्लेयर का पत्ता ये जीजी एरा में, मतलब गौतम गंभीर की इस कोचिंग के एरा में कट सकता है। और T20 में खास करके अगर एक बार आपका पत्ता कट गया ना, एक बार आप स्क्वाड से बाहर हो गए, जैसे कि श्रेयस अय्यर हो गए, जो कि स्कीम ऑफ थिंग्स में इस टीम मैनेजमेंट के दूर दूर तक फिलहाल अभी नज़र नहीं आ रहे हैं। और इतना अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद भी अगर वो प्लेयर नज़र नहीं आ रहा है तो ये दिखाता है कि इंडियन क्रिकेट की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा तगड़ी नज़र आ रही है। फिलहाल शॉर्टेस्ट फॉर्मेट की अगर आप बात करेंगे तो शॉर्ट फॉर्मेट में बहुत तगड़ी टीम आपकी नज़र आ रही है। हाँ, आपको लंबी जो टेस्ट क्रिकेट है उसमें आप स्ट्रगल कर रहे हो, वो अलग बात है, उसके ऊपर बाद में बात कर लेंगे। लेकिन फिलहाल जो आपकी वाइट बॉल की टीम नज़र आ रही है वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ी नज़र आ रही है और दुनिया के लिए इस टीम को बीट करना एक बड़ा चैलेंज रहेगा। हाँ, लेकिन एक सवाल जो रहेगा पिचेस का, क्या पिचेस को अडेप्ट कर पाएंगे हमारे प्लेयर्स? पूरी क्वालिटी है कि अडेप्ट कर पाए, लेकिन जिस तरीके से अभिषेक शर्मा खेलते हैं, जिस तरीके से आजकल मान लीजिए अगर संजू सैमसन खेलते हैं तो संजू सैमसन जो तड़ी दे के खेल रहे थे, हार्दिक पांड्या उस अंदाज में, सूर्या उस अंदाज में, तो इनको कहीं ना कहीं वो अडेप्ट करना पड़ेगा कंडीशंस को कि किस तरीके के स्ट्राइक रेट से यहाँ पे ज़रूरत है। आप ये नहीं कर सकते कि जहाँ पे 160 के स्ट्राइक रेट से काम चल रहा है वहाँ पे आप सोचें कि मैं 200 195 वाले स्ट्राइक रेट से खेलूँ, 220 के स्ट्राइक रेट से खेलूँ, तो उसमें काम बिगड़ सकता है। तो ये चीज़ देखनी पड़ेगी। और कुल मिला के आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है मैं जानता हूँ, लेकिन अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो, थोड़ा भी अच्छा लगा हो ये टीम का डिस्कशन, टीम का ऊपर जो अपडेट मैंने आपको दी, तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो, और लाइक कीजिए चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए साथ में। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो फिलहाल अगर आप फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पे देख रहे हैं तो वहाँ भी फॉलो और लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिए। और फिलहाल आगे आने वाली जितनी खबरें होंगी आपको मैं बताता रहूँगा, लेकिन फिलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।